मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एसजेएफ का प्रिमिटिव वर्जन, इसको बोलते हैं एसआरटीएफ, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये आपका एसजेएफ शेड्यूलिंग का प्रिमिटिव वर्जन है। बताते हैं प्रिमिटिव वर्जन क्या होता है। एक मिनट, इसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्राइटेरिया आपका होगा एसआरटीएफ का अराइवल टाइम। क्राइटेरिया क्या होगा? अराइवल टाइम। एंड मोड कैसा होगा? मोड होगा आपका बीटी यानी बर्स्ट टाइम। मोड होगा आपका बर्स्ट टाइम। देखिए इसमें क्या होगा, प्रिमिटिव वर्जन में क्या होगा कि वंस यदि कोई प्रोसेस रेडी से रन स्टेट में जाएगा, रेडी से रन स्टेट में जाएगा, तो कई बार प्रोसेस रन से फिर रेडी में आएगा, रेडी से रन में जाएगा। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता था? एसजेएफ नॉन प्रिमिटिव यानी एसजेएफ में ठीक है। तो इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, प्रोसेस नंबर P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ होगा आपका प्रोसेस नंबर 80 मींस अराइवल टाइम। 80 और PT आपका क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अराइवल टाइम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी 0 टाइम पे प्रोसेस P1 आया रेडी क्यू में, 1 पे P2, 2 पे P3, 3 पे P4, 4 पे P5 एंड 5 पे P6। एंड इसका बर्स्ट टाइम है आपका 7, 5, 3, 1, 2, 1। एक क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पे एसआरटीएफ पे, तो ये सब सारा प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम दिया हुआ होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग गैंट चार्ट का यूज करते हैं। गैंट चार्ट प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। देखिए इस प्रॉब्लम में हम दो चार्ट यूज, एक तो गैंट चार्ट यूज करेंगे प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए, और दूसरा एक रेडी क्यू। इसके पैरेलल में एक रेडी क्यू भी मेंटेन करेंगे हम लोग। रेडी क्यू बताया था आपको कि रेडी क्यू में प्रोसेस वेट करता है। किस लिए वेट करता है? रन स्टेट में जाने के लिए, यानी प्रोसेसर के लिए वेट करता है रेडी क्यू में। तो पहले आपको बता देते हैं कि शेड्यूल करने का क्या तरीका होता है एसआरटीएफ में। तो आपको करना क्या है एसआरटीएफ में कि वेरी बिगिनिंग में, जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में अराइव ना हो जाए, तब तक सारे प्रोसेस को एक यूनिट टाइम तक चलाना है और चेक करना है कि रेडी क्यू में आपका
अराइवल टाइम आपको बताए, सॉरी, लो बर्स्ट टाइम का, लो बीटी का प्रोसेस को चेक करना है। तो लो बीटी का प्रोसेस आपका एक है P4 और एक है P6, P4 एंड P6। फिर से एक बार समझिए, वेरी बिगिनिंग में सारे प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम चलाना है। कब तक? जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में न आ जाए। तो एट टाइम जीरो ओनली एंड ओनली वन प्रोसेस है रेडी क्यू में, वो कौन है? P1। कौन है? P1। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? बर्स्ट टाइम। अकॉर्डिंग टू बर्स्ट टाइम P4 या P6 आना चाहिए, बट P4 आपका रेडी क्यू में डिले से आ रहा है, एट टाइम 3 पे आ रहा है। एट टाइम 3 पे आ रहा है कौन? P4। एंड लो बीटी का प्रोसेस P6 आ रहा है टाइम 5 पे। तब तक हम लोग सीपीयू को पिछले क्लास में बताए थे आपको कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू को हम लोग आइडल स्टेज में नहीं रख सकते हैं। जितना सीपीयू आइडल होगा उतना ही थ्रूपुट क्या होगा? रिड्यूस होगा। और थ्रूपुट हम लोग को क्या चाहिए? मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए। मैक्सिमम थ्रूपुट, मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम टर्नअराउंड टाइम एंड मिनिमम रिस्पांस टाइम। तो जीरो, अब चेक करना है, जीरो टाइम पे रेडी क्यू में ओनली वन प्रोसेस है, वो है P1। तो P1 को कितने यूनिट टाइम तक चलाएंगे हम लोग? सिंगल यूनिट टाइम। अभी आपको बताए कि जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में ना आ जाए, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम के लिए चलाना है और चेक करना है कि लो बीटी का प्रोसेस कौन है। जिसका बीटी बर्स्ट टाइम लो होगा उसको हम लोग ये करेंगे। तो सिंगल यूनिट 0 से 1 यूनिट टाइम चलाएंगे हम लोग यहाँ पे P1। आफ्टर दैट आपको चेक करना है कि रेडी क्यू में और कौन सा प्रोसेस आया। एट टाइम 1 P2 आ गया, P1 और P2। एक चीज और करना होगा यहाँ पे, रिमेनिंग बीटी इसको कट करना है। 1 यूनिट चल चुका P1, रिमेनिंग बीटी 6। 7 यूनिट था बर्स्ट टाइम P1 का, 1 यूनिट चल चुका है, तो अब कितना बचा? 6। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। अभी रेडी क्यू में दो प्रोसेस है, एक P1 है और एक P2। अब ये दोनों प्रोसेस में कंपेयर करेंगे कि किसका बीटी जो है वो क्या है? कम है। तो किसका बीटी कम है? P1 या P2? P2 का बीटी कम है, P2 का 5 है एंड P1 का क्या है? 6। तो हम लोग पहले P2 को शेड्यूल करेंगे। कितने यूनिट टाइम के लिए? फॉर सिंगल यूनिट टाइम, यानी 1 से 2 यूनिट टाइम तक अगेन P2 को शेड्यूल करेंगे। एंड रिमेनिंग बीटी ऑफ P2 इज 4। 5 यूनिट था, 1 यूनिट चल चुका, 4। अब देखो एट टाइम 2 रेडी क्यू में और एक प्रोसेस आ गया P3। एट टाइम 2 रेडी क्यू में आपका प्रोसेस आ गया P3, यानी रेडी क्यू में अभी P1, P2 एंड P3 3 प्रोसेस है। अब तीनों में सबसे 3 प्रोसेस में आपका लो बीटी किसका है? तो लो बीटी आपका प्रोसेस P3 का है। प्रोसेस P3 का बीटी 3 है, P2 का 4 है, P1 का 6 है। तो हम लोग पहले शेड्यूल करेंगे यहाँ पे किसको? P3 को। P3 शेड्यूल फर्स्ट। कितने यूनिट टाइम के लिए? सिंगल यूनिट टाइम, 2 से 3 P3 एंड रिमेनिंग बीटी ऑफ P3 इज 2। 3 यूनिट था, 1 यूनिट चल चुका है, तो 2 बचा। अब एट टाइम 3 प्रोसेस P4 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू, यानी रेडी क्यू में अभी प्रोसेस P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस आर इन रेडी क्यू। और ये सब में सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है? P4। कौन है? P4। P6 अभी आया नहीं है, तो 3 to 4 P4 completed its execution because BT of process P4 is 1 unit। तो चल चुका है, P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब एट टाइम 4 प्रोसेस P4 कंप्लीट, P5 आल्सो अराइव्ड इन रेडी क्यू। P5 तो अभी रेडी क्यू में P1 है, P2 है, P3 है एंड P5 है, 4 प्रोसेस है।
इसमें देखेंगे सबसे लो बीटी किसका है, P3 का है और P5 का है, P3 एंड P5, P3 का भी बीटी 2 है एंड P5 का भी 2 है। तो जब दो प्रोसेस का बीटी मैच करेगा आपस में तब हम लोग 80 को लेंगे, 80 को प्रायोरिटी देंगे। 80 मींस अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम चेक कर लीजिए, अर्लीस्ट कौन आया है, P3 आया है, तो P3 को हम लोग करेंगे शेड्यूल फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, सिंगल यूनिट टाइम, 4 to 5 प्रोसेस P3 get scheduled and remaining BT of process P3 is 1. 2 यूनिट था, 1 यूनिट ऑलरेडी चल चुका था, 1 अभी चला 1। अब एट टाइम 5 P6 प्रोसेस P6। अब देखो एक बात को ध्यान देंगे हम लोग कि जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तब ये जो SITF शेड्यूलिंग है वो आपका नॉन प्रिमिटिव की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, नॉन प्रिमिटिव की तरह। जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो अभी देखेंगे सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, P3 एंड P6। चेक करो कौन है, P3 एंड P6, P3 एंड P6। यहाँ भी बीटी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। जब बीटी मैच करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 80 को लेंगे अराइवल टाइम। तो पहले कौन आया है, P3, तो P3 गेट शेड्यूल 5 to 6 and P3 completed its execution। यहाँ नो CS, नो कॉन्टेक्ट स्विच। यहाँ पे CS हुआ है P1 से P2 पे, यहाँ भी CS हुआ है, यहाँ भी CS हुआ है, यहाँ भी कॉन्टेक्ट स्विच हुआ है, बट यहाँ पे नो CS। P3 also completed its execution, यानी P3 भी आपका टर्मिनेट हो चुका है, टर्मिनेटिंग स्टेज में चला गया है। अभी आपके पास प्रोसेस है P1, P2, P5 एंड P6। P1, P2, P5 एंड P6। इसमें आपका लो प्रायोरिटी का प्रोसेस कौन है, सबसे लोएस्ट P6। तो P6 को पहले शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम, सिंगल यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे BT इसका कितना है, 1 है। P6 गेट शेड्यूल। P6 also completed its execution। P6 अपना एग्जीक्यूशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर चुका है। तो अभी 3 प्रोसेस है P1, P2, P5। P1, P2, P5 आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये SITF शेड्यूलिंग जो है वो आपका बिहेव करेगा जस्ट लाइक नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है यहाँ पे, to P5, बिकॉज P5 का BT 2 है, P2 का 4 है, P1 का 6 है। तो सबसे लो बीटी का प्रोसेस P5 है। 6 to 7 चला था P6, 7 to 9, 7 to 9 P5। P5 also completed its execution। अब दो प्रोसेस बचा P1 और P2। इसमें सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, P2, क्योंकि इसका BT 4 है, इसका BT 6 है। तो 9 to 4 यानी 13 P2 को शेड्यूल करेंगे हम लोग। किसको शेड्यूल करेंगे, P2। P2 also completed its execution। अब only one प्रोसेस बचा, वो है कौन, P1। BT of P1 is 6, तो 13 6 19 P1। सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 is 19। कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 is 13। कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 is 6। कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 is 4। कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 is, इससे देखेंगे कंप्लीशन टाइम इजीली आपको मिल जाएगा, 9। देखिए P5 आपका 7 पे स्टार्ट हो रहा है, 9 पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो कंप्लीशन टाइम ऑफ P5 is 9। कंप्लीशन टाइम ऑफ P6 is 7। तो ये हो गया। अब निकाल लेते हैं हम लोग टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बता चुके हैं आप लोग को, CT माइनस 80, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम।
तो CT of process P1 is 19 and arrival time is 0, so turnaround time is 19. Completion time of process P2 is 13 and arrival time is 1. 13 minus 1, 12. Completion time of process P3 is 6 and arrival time is 2. 6 minus 2, 4. Completion time of process P4 is 4 and arrival time is 3. 4 minus 3, 1. Completion time of P4, 4, 3. Completion time of P5 is 9 and arrival time is 4. 9 minus 4, 5. Completion time of P6 is 7 and arrival time is 5. 7 minus 5, 2. तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बर्स्ट टाइम, बर्स्ट टाइम नहीं, WT वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या बताए थे? टर्न अराउंड टाइम इज टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। टर्न अराउंड टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन सबमिशन ऑफ जॉब एंड कंप्लीशन ऑफ जॉब। मतलब कोई जॉब हम लोग सबमिट करते हैं और कंप्लीट होने के बीच में जो टाइम लैप्स होता है उस टाइम को हम लोग टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। कंप्लीशन टाइम, जिस टाइम पे प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, यानी प्रोसेस टर्मिनेटिंग स्टेज में चला गया, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइम। वेटिंग टाइम का मतलब हुआ कितने टाइम के लिए रेडी क्यू में, यहाँ पे रेडी क्यू में प्रोसेस को क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको, WT इक्वल टू TAT टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। WT इक्वल टू वेटिंग टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम एंड TAT इक्वल टू CT माइनस AT कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसका वेटिंग टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम ऑफ प्रोसेस P1 is 19 and burst time is 7. 19 minus 7, 12. Turn around time of process P2 is 12 and burst time is 5. 12 minus 5, 7. Turn around time of process P3 is 4 and burst time is 3. 4 minus 3, 1. Turn around time of process P4 is 1 and burst time is 1. 1 minus 1, 0. एक चीज देखिए यहाँ पे, प्रोसेस P4 आपका डिले से आ रहा है रेडी क्यू में, बट वेट कितना करना पड़ा, 0। यानी ये इसका प्रायोरिटी क्या है, हाई है, यानी हाई प्रायोरिटी का जो प्रोसेस होगा उसको बिना वेट किए हुए एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है। P5 turn around time of process P5 is 5 and burst time is 2. 5 minus 2, 3. Turn around time of process P6 is 2 and burst time is 1. 2 minus 1, 1. तो आज के क्लास में हम लोग देखें SRTF का प्रिमिटिव वर्जन। प्रिमिटिव में क्या होता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। बेसिक डिफरेंस यही है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव में। एसडीएफ जो पढ़े थे हम लोग वो प्योर नॉन प्रिमिटिव था और एसआरटीएफ जो है वो प्रिमिटिव वर्जन है। बेसिक डिफरेंस ये होता है प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में कि नॉन प्रिमिटिव में नो एनी कॉन्टेक्स्ट स्विच, यानी प्रोसेस रेडी से रन स्टेट में आएगा तो सीधा किस स्टेट में जाएगा, टर्मिनेट स्टेट में। बट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के केस में कई बार प्रोसेस रेडी से रनिंग में और रनिंग से रेडी स्टेट में स्विच करता है। ठीक है। तो इसमें एक और प्रॉब्लम के साथ हम लोग एक और प्रॉब्लम करवा देते हैं इस पे एसआरटीएफ पे, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं तुरंत। प्रोसेस लेते हैं हम लोग
P1, P2, P3, P4 and P5. Arrival time is given. Arrival time 1, 3, 5, 6, 7 and burst time also given. Burst time of process P1 is 6, P2 is also 6, 1, 3, 6. तो पहले चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कि सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, क्योंकि क्राइटेरिया इसका क्या होता है, एसआरटीएफ का क्राइटेरिया आपका बीटी होता है, बीटी बर्स्ट टाइम को चेक करते हैं। और मोड इसका कैसा होगा, प्योर प्रिमिटिव होगा मोड। तो सबसे लो बीटी का प्रोसेस है आपका P3। सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, P3। दूसरा चीज बताया थे आपको कि एक रेडी क्यू मेंटेन करना होगा, यहाँ पे रेडी क्यू यहाँ पे मेंटेन कर दे रहे हैं हम लोग, रेडी क्यू। अब हम लोग शेड्यूल करते हैं एट टाइम जीरो कोई भी प्रोसेस नहीं आया है रेडी क्यू में, 1 पे आया है कौन, P1। तो 0 से 1 यूनिट टाइम तक सीपीयू क्या होगा, आइडल। यहाँ पे सीपीयू क्या होगा, आइडल, क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। 0 से 1 यूनिट टाइम तक सीपीयू क्या होगा, आइडल होगा, ठीक है। एट टाइम 1 आपका प्रोसेस P1 आया है, आपको पिछले एग्जांपल में भी बताए थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कि जब तक कि सारा प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आ जाए, प्रोसेस को सिंगल यूनिट टाइम तक चलाना है, सिंगल यूनिट के लिए। तो अभी ओनली एंड ओनली वन प्रोसेस है, एक ही ऑप्शन है अपने पास, P1 प्रोसेस ही है रेडी क्यू में। तो सिंगल यूनिट के लिए हम लोग P1 को शेड्यूल करेंगे, 1 से 2 यूनिट टाइम तक P1 को शेड्यूल करेंगे और चेक करेंगे फिर 1 to 2 पे भी कोई प्रोसेस नहीं आया है, 2 पे कोई प्रोसेस नहीं आया है। तो कोई भी प्रोसेस जब नहीं आएगा तब हम लोग इसी को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि P1 आ चुका है रेडी क्यू में। तो 2 to 3 अगेन P1 चलेगा, यानी नो CS, नो कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब एट टाइम 3 P2 आ गया एंड रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 2 यूनिट चल चुका है, 4। अब चेक करेंगे कौन है, P1 ओनली 2 प्रोसेस है रेडी क्यू में, P1 एंड P2। तो P1 और P2 में प्रायोरिटी किसका हाई है, P1 का बीटी 4 है एंड P2 का 6 है। तो अगेन चलेगा कौन, अगेन चलेगा 3 to 4 यूनिट टाइम तक के लिए P1, यानी नो CS, यहाँ भी कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है। अब एट टाइम 4 कोई प्रोसेस नहीं आ रहा है, तो अगेन चलाएंगे 1 यूनिट टाइम तक, 4 to 5 P1। अब एट 5 2 यूनिट अगेन चल गया, तो 2, रिमेनिंग बीटी इज 2 एंड प्रोसेस P3 also arrived in ready queue। रेडी क्यू में कौन प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। तो अब देखेंगे इसमें सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, P3 है, क्योंकि P3 का बीटी क्या है, 1। तो यहाँ पे 5 to 6 कौन चलेगा, P3। यहाँ पे होगा CS, कॉन्टेक्स्ट स्विच, यहाँ पे क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच। अब एट टाइम 6 प्रोसेस P4 also arrived in ready queue, P3 completed its execution। तो अभी 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P4। इसमें सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है, P1, बिकॉज P1 का बीटी 2 है, P2 का 6 है एंड P4 का 3 है। तो 6 to 7 कौन चलेगा, P1। रिमेनिंग बीटी ऑफ P1 इज 1 एंड एट टाइम 7 P5 also arrived in ready queue। तो now in this time all the process are arrived in ready queue। तो बताए थे जब सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ जाएगा तो ये बिहेव करेगा नॉन प्रिमिटिव की तरह। कैसा बिहेव करेगा, एज ए नॉन प्रिमिटिव। तो अब चेक करेंगे इसमें कौन है सबसे लो बीटी का प्रोसेस। तो सबसे लो बीटी का प्रोसेस P1 है, तो पहले P1 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। 7
to at P1 no CS context switch नहीं हुआ है यहाँ पे P1 also completed its execution P1 complete हो गया अब बचा P2 P4 and P5 P2 का BT 6 है P4 का 3 6 तो P4 का प्रायोरिटी हाई है तो P4 को हम लोग शेड्यूल करेंगे फॉर हाउ मच यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट क्योंकि जब सारा प्रोसेस आ जाएगा तो ये बिहेव करेगा नॉन प्रिम्प्टिव की तरह P4 also completed its execution P4 only two process in ready queue P2 and P5 which one is highest priority or matches जब आपका BT मैच करेगा तो AT को लेंगे अराइवल टाइम को तो अराइवल टाइम P2 का पहले है तो P2 को शेड्यूल करेंगे 11 plus 6 है BT 17 P2 ठीक है and P2 also executed only P5 BT of process P5 is 6 17 plus 6 23 P5 सारा प्रोसेस हमारा शेड्यूल हो चुका है अब कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम ऑफ P1 is 8 कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 is P2 17 पे गैंट चार्ट से कंप्लीशन टाइम आप लोग निकालेंगे कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 is P3 6 completion time of P4 is P4 11 completion time of P5 is P5 23 completion time निकल गया तो टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे हम लोग टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला बताए थे CT minus AT completion time minus arrival time तो completion time of P1 is 8 and arrival time is 1 so turn around time is 7 completion time of P2 is 17 and arrival time is 3 so turnaround time is 14 completion time of P3 is 6 arrival time is 5 6 minus 5 1 completion time of process P4 is 11 and arrival time is 6 11 minus 6 5 completion time of P5 is 23 and arrival time is 7 so 16 is turnaround time नेक्स्ट है वेटिंग टाइम का फॉर्मूला बता चुके हैं आपको टर्नअराउंड टाइम माइनस बस टाइम तो टर्नअराउंड टाइम ऑफ P1 is 7 एंड बस टाइम is 6 7 minus 6 1 ठीक है कंप्लीशन टाइम ऑफ P2 is 14 एंड बस टाइम is 4 8 is वेटिंग टाइम कंप्लीशन टाइम ऑफ P3 is 1 and bus time is 1 minus 1 0 अगेन देखिए इस एग्जांपल में हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस को 0 टाइम तक वेट करना पड़ा कंप्लीशन टाइम ऑफ P4 is 5 and bus time is 3 5 minus 3 2 completion time of P5 is 16 and bus time is 6 16 minus 6 10 तो आज के क्लास में हम लोग SRTF शेड्यूलिंग पढ़े विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और इसमें एक और क्वेश्चन भी करवाए नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी प्रोसेस मैनेजमेंट टॉपिक हमारा चल रहा है प्रोसेस मैनेजमेंट में शेड्यूलिंग टेक्निक पढ़ा रहे हैं उसमें प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाए थे कॉम्बो इफेक्ट और एसजेएफ शेड्यूलिंग बताए थे आज के क्लास में हम लोग एसआरटीएफ को समझे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का मेनली यूज होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में और जस्ट लाइक एसजेएफ उसका भी दो वर्जन होता है एक नॉन प्रिमिटिव और एक प्रिमिटिव तो अगले और प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग का यूज मेनली होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये शेड्यूलिंग टेक्निक खत्म करने के बाद आप लोग को प्रोसेस मैनेजमेंट पे स्टार्ट करेंगे डेडलॉक टॉपिक ओके थैंक यू